दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी। मुझे तो आपसे ईर्ष्या होने लगी थी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे क्या बताओ, न जाने कैसी ढीली बहू मेरे नसीब पड़ गई है। मेरे तो कर्म ही फूट गए। बस 4 लोग ये हम घर में, फिर भी इससे घर के काम ही नहीं निपटते। काम में मिनटों में सब काम सुलझा लेती थी। सिया ने रसोई से झांका और देखा सासू माँ फिर अपनी बहन के साथ बहुत बुराई पुराण में लग गई है। अब दोनों बहनें मिलकर अपनी अपनी बहुओं की जीभ भरकर बुराई करेगी और फिर अंत में कहेगी, अरे हमें क्या, हमारे पास टाइम नहीं है किसी के बारे में बात करने का, करने दो जैसे भी करती है काम। अब इनकी गृहस्थी ये जाने रोज का यही था। नाश्ता करने के बाद सासू माँ कुछ घंटे टीवी देखती और फिर दोनों बहनें वीडियो कॉल पर घंटे भर बातें करती। रात को फिर खाना खाने के बाद घंटे भर बाकी आधे दिन की बातें होती। अक्सर सासू माँ के कमरे में दूध का गिलास देने जाती हुई सिया को अपने बारे में 2-4 खरी खोटी लाइनें सुनाई पड़ ही जाती। वैसे तो दोनों अपनी अपनी बहुओं से परेशान है, लेकिन जाने की मौसी जी सिया के सामने रागिनी भाभी के खिलाफ एक भी शब्द कह दे। जब भी सिया सामने होती है, मौसी जी रागिनी भाभी की तारीफों के पुल बांध देती है। सिया को अच्छी तरह मालूम है कि हर किसी को दूर के ढोल सुहावने ही लगते हैं, जो पास होता है वही आंखों में खटकता है। लेकिन मौसी जी की व्यवहारिकता उसे बहुत पसंद आती है कि मन में शायद कुछ भी हो, बाहर वाले सामने अपनी बहू के बारे में कुछ नहीं कहती। वहीं दूसरी तरफ उसकी सासू माँ कोई मौका नहीं छोड़ती और ना ही ये देखते हैं कि किसके सामने क्या बोल रही है। कॉल कट होने के बाद, अरे बहू आज रोटी मिलेगी या हम भूखे ही सत्संग में चले जाए। मम्मी जी, मैं आपकी बात खत्म होने का इंतजार कर रही थी, खाना तो कब से तैयार है। सिया ने सासू माँ के सामने खाने की प्लेट रख दी। खाना खाते समय भी सासू माँ कुछ न कुछ बड़बड़ाती रही, लेकिन हमेशा की तरह आज भी सिया ने कोई ध्यान न दिया। बहू अपने ससुर जी को खाना खिलाने के बाद उनकी दवाई भी देनी है और 4 बजे उनको चाय दे देना। कहीं ऐसा ना हो कि सास तो है नहीं घर पर और तुम जाकर बिस्तर तोड़ो। सिया के मन में आया कि कह दे, मम्मी जी रोज तो दवाई मैं ही देती हूँ, आपको तो अपनी बहन और भाभी और पड़ोसियों के साथ बहू की बुराइयां करने से फुर्सत ही नहीं। लेकिन एक भी शब्द बोलने का मतलब था कि शाम को रोहन के घर आने के बाद घर में कलेश, तमाशा और तड़ाव होना। सिया ने बस हाँ में सर हिलाया और सासू माँ सत्संग के लिए निकल गई। सासू माँ के जाने के बाद सिया ने रागिनी भाभी को फोन मिलाया। पिछले कुछ दिनों से उसके मन में बहुत जिज्ञासा है रागिनी भाभी से अकेले में बात करने की, लेकिन कभी मौका नहीं लग पाता। हेलो भाभी, सो रही हो क्या? हाँ सिया, जरा आंख लग गई थी, इतनी जल्दी सारे घर का काम निपट गया, आपको आराम करने का समय मिल जाता है। सिया के शब्दों से ही उसके आलस्य का पता लग रहा था। मैं समझ रही हूँ सिया, तुम क्या कहना चाह रही हो। मैंने भी अक्सर मम्मी जी और मौसी जी की बातें सुनी है। मौसी जी अक्सर काम करने की तुम्हारी स्पीड को लेकर ही तुम्हें सुनाती रहती है। हाँ भाभी,
यही तो आपसे जानना चाह रही हूँ कि आपके घर में तो यहाँ से भी ज्यादा लोग हैं, फिर आप इतनी जल्दी काम खत्म करके अपने लिए समय कैसे निकाल लेती हो? सिया, अभी तुम नहीं हो, धीरे धीरे तुम्हारा भी हाथ हर काम पर बैठ जाएगा, फिर काम जल्दी होने लगेगा। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। कैसे समस्या भाभी? मैं कुछ समझी नहीं। देखो सिया, अब सही काम धीरे धीरे करो या जल्दी जल्दी करो, करना तो सारा काम घर की बहू को ही है। अब अगर तुमने जल्दी काम निपटा लिया तो तुम्हारे पास समय होगा, उस समय में क्या करोगी तुम सोचोगी जो खाली समय मिला है वो तुम अपने साथ बिताओ, अपने लिए कुछ सीखो, अपना कोई शौक पूरा करो। लेकिन फिर भी तुम्हारी सास को तुमसे परेशानी होगी। ये परेशानी की बहू मेरे पास घड़ी दो घड़ी बैठती नहीं है, बातें नहीं करती है, बस अपने से मतलब रखती है। अब अगर तुम उनके पास बैठ कर बात करना चाहोगी तो 2-3 दिनों में ही तुम्हारी सासू माँ उगता जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि सास का बात करने का फेवरेट टॉपिक क्या होता है? बहू की बुराई करना। अब अपनी बहू के साथ बैठकर उसकी बुराई तो नहीं की जा सकती है, इसलिए 2-4 दिन तक आस पड़ोस के रिश्तेदारों की बुराई हो जाएगी। उसके बाद उन्हें घर में जगह जगह गंदगी दिखाई देगी, संभली हुई अलमारी बिखरी दिखाई देगी और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम अचानक से ही याद आने लगेंगे। भलाई इसी में है सिया कि तुम अपनी रफ्तार से अपने काम निपटाती रहो और अपने में व्यस्त रहो। वाह भाभी, आज तो आपने मुझे बहुत जीवन का मूल मंत्र सिखा दिया। लेकिन अब ये भी बता दीजिए कि सास के घर पर रहते हुए आपके आराम का क्या राज है? ये तो तुम्हें एक शरत पर ही पता लगेगा सिया, इसके लिए तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी। हाँ हाँ भाभी, बिल्कुल बताइए, अगर मैं आपके कुछ काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, फिर तुमने मेरा गुरु बनकर मुझे चाइनीज बनाना सिखाना होगा। मौसी जी अक्सर तुम्हारे चाइनीज खाने की बहुत तारीफ करती हैं। क्या मम्मी जी? और मेरी तारीफ? उन्हें तो ये कीड़े मकोड़े वाला खाना दिखता है। अरे सिया, तुम अभी भी नहीं समझी, बेटे के सामने बहू की तारीफ करके कोई भी माँ बेटे को बहू के वंश में थोड़ी ही न होने देगी। खिलखिलाते हुए रागिनी भाभी ने सिया की उलझन मिटाई। अच्छा, तुमसे अपना राज साझा करती हूँ, लेकिन किसी को बताना मत। ठीक है भाभी, अब प्लीज सस्पेंस खत्म करो। किसी को नहीं बताऊंगी, पक्का, प्रॉमिस। अच्छा, तो ऐसा है ना सिया, पहले मैं भी तुम्हारी तरह पकवान और सपन भोग में लगी रहती थी, लेकिन फिर भी कभी मम्मी जी खुश नहीं हुई। मुझे लगा मम्मी जी इस बात से नाराज रहती है कि मेरे पास उनके साथ बैठने और बात करने का समय नहीं हो पाता। बस फिर क्या था, मैंने जल्दी जल्दी काम निपटाना शुरू किया और फिर बस मम्मी जी के पास बैठ जाती। लेकिन यहाँ तो उल्टी मुसीबत होगी। पूरे समय मेरे शिव के होने की वजह से मम्मी जी ना अपनी बेटी से बात कर पाती, ना अपनी बहन से ठीक से बात कर पाती, और तो और पड़ोसियों के घर भी मैं नहीं जाने देती। कभी बालों में तेल लगाती, कभी पैर दबाती, तो कभी अपने मायके के किस्से सुना कर उन्हें बोर करती, और तो और बच्चों का होमवर्क पढ़ाई सब में मम्मी जी के पास ही बैठकर कराती। जब मम्मी जी पापा जी बात कर रहे होते तब भी मैं वहीं बैठकर सब्जियां काटती, आटा गूंथती और भी जो काम कर सकती थी मम्मी जी के आसपास ही करती। उसके कुछ दिन बाद मम्मी जी ने मुझे तरह तरह के कामों में उलझाना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे तो मम्मी जी की लाडली बनना था, सो मैं हर काम को मम्मी जी के पास ही बैठकर करने लगी। जैसे वो ने अलमारी संभालने को दी, मैं अलमारी के सारे कपड़े
मम्मी जी के पास सोफे पर ले आई, वहीं बैठकर बनाए उनसे बात करती रही, फिर जाकर रख दिए। मम्मी जी ने कहा अचार बनाना है, तो मैंने मम्मी जी से उन्हीं का तरीका पूछा और उनके हाथों से अचार बनवा दिया। मम्मी जी ने कहा घर में बहुत जाले हो गए हैं, थोड़ा साफ सफाई कर लो। अब मुझे तो धूल से एलर्जी है, तो साफ सफाई करने के बाद मेरी तो 2 दिनों तक हालत खराब नहीं। फिर मम्मी जी को ही घर संभालना पड़ा। आखिरकार मम्मी जी को हथियार डालने पड़े और उन्होंने मुझसे कहा बहू, जब तुम्हें खाली समय मिलता है तो थोड़ा आराम कर लिया करो, दिन भर काम करते करते थक जाती हो। तो कुछ समझ में आया। सिया धन्य हो आप गुरुदेव, आपने क्या मूल मंत्र दिया है मुझे। ससी तो है, हम औरतें ज्यादा देर किसी को अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर पाती, सिड़ मचने लगती है। हमें सबसे ज्यादा प्यारा होता है अपना टाइम। उस टाइम में कोई परेशान करे तो नहीं चलता। मतलब आपने जो उपाय लगाया उससे सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। बिल्कुल सही समझा तुमने। इसी कारण मम्मी जी अपनी बहन और बेटी के साथ ही अपनी प्यारी बहू के गुणगान कर लेती है, लेकिन गड़बड़ कभी कुछ नहीं कहती। मैं नहीं चाहती थी कि बच्चों पर कोई भी गलत असर पड़े, इसलिए मुझे मम्मी जी के साथ ये से तिकड़म भी बितानी पड़ती। भाभी सच कहूँ तो मुझे आपसे ईर्ष्या होने लगी थी। मेरी सास भी आपकी तारीफ करती है और आपकी सास भी आपके बारे में अच्छा ही बोलती है, लेकिन आज समझ में आया आप हो ही इतने समझदार और अच्छे। कितने अच्छे से आपने अपने घर का माहौल बिगड़ने से बचा लिया। बहुत धन्यवाद भाभी। धन्यवाद से काम नहीं चलेगा देवरानी जी। अगले शनिवार को हम सब आ रहे हैं आपके घर चाइनीज खाने, और सीखना भी तो है मुझे। अब तो मुझे आपसे मिलने का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मैं आज ही मम्मी जी को कहकर मौसी जी का न्योता दिलवाती हूँ। रागिनी को धन्यवाद करके सिया ने फोन रख दिया और मन ही मन अपने घर के कलह और कलेश को मिटाने के लिए भी कोई अच्छा तरीका और मौका ढूंढ